नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की साजिश रची जा रही। आईबी अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। तो वहीं बड़ी अपडेट, बेंगलुरु हिंसा को लेकर 5 दंगाइयों ने बनाया था 300 का गैंग, सभी पुलिस वालों को मारने का था प्लान। जी हाँ, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सामने आ रहा है एसपीडीआई और पीएफआई का कनेक्शन। और इस बीच बड़ी अपडेट जानेंगे जहाँ पर H1 वीजा धारकों को बड़ी राहत, शर्तों के साथ अमेरिका लौटने की मिली अनुमति, भारतीयों को होगा जबरदस्त फायदा। तो इन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की नहीं खत्म हुई मुसीबत, बीजेपी कल लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, गहलोत सरकार की बढ़ गई है मुसीबतों। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहाँ पर सऊदी अरब के गुस्से से बैकफुट पर पाकिस्तान सेना को भेजकर गुस्सा शांत कराने की कर रहा कोशिश। तो वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास हुए कोरोना पॉजिटिव, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच शाह फैसल ने पार्टी से इस्तीफे से पहले एनएसए अजीत डोवाल से की थी बात, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वहीं टिकटॉक को खरीदने जा रहे हैं मुकेश अंबानी, हालांकि इस पर आधिकारिक कोई बड़ी खबर निकल के इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बीजेपी विधायक और दरोगा के बीच हुई मारपीट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा एक्शन, तो सब कुछ खबर जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी, वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि राजस्थान से निकल के आ रही है बीजेपी कल लाने जा रही है अविश्वास प्रस्ताव, गहलोत सरकार की बढ़ गई है मुश्किलें। दरअसल राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है जिसमें ये फैसला लिया गया है। विधानसभा में भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस अपने घर में टाँका लगाकर कपड़े को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा है कि ये सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। बीजेपी पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर के झगड़े में बीजेपी का कोई लेना देना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। और कल हम अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। अगर गहलोत सरकार के पास पूरा का पूरा बहुमत है तो वो पेश करे। तो यानी अब संशय तेज हो चुका है कि राजस्थान में क्या होने वाला है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने की साजिश, आईबी अलर्ट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस के यानी 15 अगस्त को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख फॉर जस्टिस के आकाओं में से एक गुरवंत पंत सिंह पन्नू ने 14, 15 और 16 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराने और सिख को $1.25 लाख देने की घोषणा की है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुलपंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके हाल ही में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त के दिन खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराएगा और जो लहराएगा उनको $1.25 लाख दिया जाएगा। तो इसके बाद से आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसी आईबी पूरी तरीके से अलर्ट बताई जा रही है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि जहां पर बेंगलुरु हिंसा में 5 दंगाइयों ने बनाया था प्लान, 300 के गैंग से सभी पुलिस वालों का था मारने का प्लान। दरअसल मंगलवार की रात हुई बेंगलुरु हिंसा के बाद ताबड़तोड़ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। बेंगलुरु में योगी बावंडर लग गया है और वहां पर दंगाइयों के घर में घुसकर उनको पूरी तरीके से जेल में डाला जा रहा है। और आपको बता दें यहां तक कि उनके जो दंगाई दंगा किए थे और संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाए थे, उन पर अब कहीं न कहीं रिकवरी नोटिस शुरू हो चुकी है। उनके घर भी अब कुर्की होने शुरू हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि बड़ा खुलासा पुलिस प्रशासन ने किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो खुलासा किया गया उनमें 5 दंगाइयों ने प्लान बनाया था जिनमें 300 के गैंग के लोग थे और पूरी तरीके से हिंसा को और बड़ा करना था। हालांकि पुलिस प्रशासन के सूझबूझ को देखते हुए हिंसा पर काबू पाया गया, लेकिन यही नहीं, पुलिस वालों को भी वो मारने का प्लान था। तो एक बड़ा खुलासा बेंगलुरु की पुलिस ने किया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट। H1 वीजा धारकों को बड़ी राहत, शर्तों के साथ अमेरिका लौटने की मिली अनुमति, भारतीयों को होगा जबरदस्त फायदा। जी हाँ, अमेरिका ने अपने यहाँ वीज़ा प्रतिबंधों में बड़ी राहत दे दी है जिसमें भारतीयों को खासा फायदा मिलने जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने वीज़ा प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने H1 वीज़ा धारकों के लिए नियमों में ढील दे दी है ताकि वो अमेरिका में प्रवेश कर सकें। भारतीय इस वीज़ा के जरिए सबसे अधिक संख्या में अमेरिका जाते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि H1B
वीज़ा धारकों के लिए बनाए गए नियमों में कुछ ढील दे रहे हैं ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में आ सके। हालांकि इसके लिए कुछ शर्त भी रखी गई है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इन वीज़ा धारकों की उन्हीं नौकरियों को लिए लौटना होगा जिन्हें वीज़ा प्रतिबंधों से पहले कर रहे थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सामने आ रहा है दंगों में एसपीडीआई और पीएफआई का कनेक्शन। जी हाँ, मंगलवार की रात हुई बेंगलुरु हिंसा को लेकर एक के बाद कई खुलासे सामने आ रहे हैं। दिल्ली हिंसा के बाद 30 घंटे के बाद सामने आ रहे बहुत बड़े खुलासे हुए। 400 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर कट्टरपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसपीडीआई और पीएफआई के समर्थन में बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन और स्थानीय कांग्रेस के घर पर लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। शुरुआती तौर पर सामने आया है कि भारत के टेक सिटी की राजनीति को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनमें इस तरह की हिंसा को भड़कती रही है। और इस बीच आपको बता दें कि इनमें भी उन्हीं संगठनों का हाथ आया जिन संगठनों का दिल्ली हिंसा में हाथ आया था। पहला तो है एसपीडीआई जिनके कई नेता को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, और दूसरा पीएफआई जो कि सीडब्ल्यू हिंसा के दौरान काफ़ी सक्रिय था। और न केवल दिल्ली हिंसा बल्कि यूपी में भी बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची गई थी। हालांकि योगी सरकार के होने की वजह से उनके पर को चल दिए गए थे, लेकिन अब वो कर्नाटका में एक बार फिर से सफल हुए हैं। हालांकि उन पर भी शिकंजा कसना तेज़ी के साथ जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महंत अध्यक्ष नित्य गोपाल दास को हुआ कोरोना पॉजिटिव निकले। जी हाँ, दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नित्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नित्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद कोरोना टेस्ट कराया गया था, उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया। नित्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं। आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर्स नित्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे थे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नित्य गोपाल दास, उनके समर्थक और मथुरा के जिलाधिकारी से भी बात की थी। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहान से भी बात की है और महंत नित्य गोपाल दास को गिरग्राम स्थित वेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपने जिस तरीके से कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद सरकार में भी हड़कंप मचा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। टिकटॉक की भारतीय यूनिट खरीद सकती है मुकेश अंबानी, रिपोर्ट में दावा। नफ़ा नुकसान का हिसाब करने के बाद रिलायंस लेगी फैसला। दरअसल टिकटॉक की भारतीय यूनिट को मुकेश अंबानी खरीदने पर विचार कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुकेश अंबानी ने नेतृत्व वाला रिलायंस समूह टिकटॉक में निवेश की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले 6 करीबी सूत्रों के मुताबिक रिलायंस अभी टिकटॉक में निवेश से लाभ और हानि का आकलन कर रहा है। हालांकि रिलायंस ने ऐसी खबरों को अफवाह बताया है। आपको बता दें कि रिलायंस की ओर से निवेश किए जाने पर विचार की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब हालांकि रिलायंस ने इसको पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं किया है। लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी टिकटॉक को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि शाह फैसल ने पार्टी से इस्तीफे देने से पहले एनएसए डोवाल से की थी बात। बतौर आईएएस कर सकते हैं वापसी। आईएएस से राजनेता बने शाह फैसल ने अपनी बनाई पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये फैसला केंद्रीय सरकार के बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद लिया है। फैसल ने अपनी पार्टी जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट यानी जेकेपीएम को अपना फैसला बताने से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल के साथ बातचीत की थी। 37 साल के फैसल 2009 में चर्चा में आए थे, जब वो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी में टॉप करने वाले पहले कश्मीरी बने थे। उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि वो दिल्ली में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने डिटेल्स देने पर इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, उसे लेकर काफ़ी अटकलें लगाई गई थी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग चल रही है केंद्र सरकार और शाह फैसल के बीच। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौत की उड़ी अफवाह, परिवार और अस्पताल ने खंडन किया। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालात अब भी गंभीर बनी हुई है, वो लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह उड़ रही है। ट्विटर पर प्रणब मुखर्जी की मौत की अफवाह ट्रेंड हो रही है, लेकिन परिवार और हॉस्पिटल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि फिलहाल प्रणब मुखर्जी अभी जिंदा हैं और वो वेंटिलेटर पे हैं। हालात नाजुक हैं, लेकिन अभी उनकी मृत्यु यानी निधन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये फर्जी अफवाह फैल रही हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे के नाम पर नया बवाल, बीजेपी ने उठाया पद्म अवार्ड पैनल में शामिल किए जाने पर सवाल। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के सिलसिले में राज्य के परिवहन मंत्री आदित्य ठाकरे की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। ये समिति इन पुरस्कारों के लिए सभी क्षेत्रों से हस्तियों के नामों की सिफारिश करेगी। वहीं भाजपा ने इस घटनाक्रम का विरोध करते हुए कहा है कि आदित्य इस समिति की अध्यक्षता के लिए योग्य नहीं है।
क्योंकि एक अदालती मामलों में उनका नाम सामने आया है। शिवसेना नीति राज्य की गठबंधन सरकार के 11 अगस्त को प्रकाशित एक प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र ने राज्य को अगले साल 26 जनवरी 2021 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश करने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि इसी के मुताबिक 9 सदस्यीय एक समिति गठित की जाएगी। यानी अब आदित्य ठाकरे का विरोध महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि रूस निर्मित कोरोना की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू, पहला बैच 2 सप्ताह में आएगा। दरअसल आपको बता दें कि विवादित रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का पहला बैच 2 सप्ताह के भीतर आ जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों और उनके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टमेटा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2021 से वैक्सीन का पूर्ण रूप से वितरण शुरू करने की तैयारी है। स्वास्थ्यकर्मी के अनुसार ट्रेसिंग ऐप भी तैयार हो रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। ऐप से उन लोगों पर भी नज़र रखी जाएगी जिन्हें यह वैक्सीन लग गई है। अगर उन्हें किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होती है तो उनकी सूचना क्षेत्रीय स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पत्नी से बोले मैं ठीक नहीं हूं और कुर्सी से लुढ़क गए कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी। जी हां, दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की बुधवार शाम हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक चैनल की लाइव डिबेट में अपने घर से ही ऑनलाइन चर्चा कर रहे थे। शाम करीब 5 बजे से शुरू हुई डिबेट की शुरू से ही राजीव त्यागी बार बार गिलास में पानी लेकर पी रहे थे। इस बार बराबर वाले कमरे में टीवी पर राजीव को देख रही पत्नी संगीता त्यागी अपने छोटे बेटे धंजे को शक हो गया। चैनल की डिबेट के दौरान परिवार का कोई सदस्य राजीव त्यागी के कमरे में नहीं जाता था। टीवी पर पति को असहज देख जब पत्नी कमरे में पहुंची तो राजीव ने कहा कि अब वो असहज महसूस कर रहे हैं। इतना कहते ही वो कुर्सी से गिर गए। इसके बाद बेटा धंजय भागता हुआ पड़ोस के एक डॉक्टर को बुला कर लाया। डॉक्टर चौहान ने उन्हें तुरंत पीपीआर देकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, जिसके बाद राजीव त्यागी के साली बीबी कमलाकांत, पत्नी संगीता और बेटा धंजय व छोटू नाम का ड्राइवर 6 बजे कार से लेकर 6:30 बजे तक कौशाम्बी के यशोदा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां डॉक्टरों की टीम ने तुरंत राजीव को आईसीयू में जाकर सीपीआर दी। यशोदा अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुनील डागर ने बताया कि शाम 6:15 बजे राजीव त्यागी को अस्पताल लाया गया था। सघन जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि लाइव डिबेट के दौरान ही वो असहज महसूस करने लगे थे, जो कि एक दुखद समाचार है कहीं ना कहीं अपने आप में। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। एसओ सस्पेंड, एएसपी का तबादला, आईजी से मांगी है रिपोर्ट। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ थाने में मारपीट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा एक्शन लिया। स्वयं योगी आदित्यनाथ ने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है। दरअसल जनपद अलीगढ़ में माननीय विधायक के साथ हुई घटना के संबंध में डीजीपी यूपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये सीएम योगी ने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी ग्रामीण का स्थानांतरण किया है। आईजी अलीगढ़ को इस संबंध में कल तक जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि एसओ के साथ विवाद के बाद मारपीट हो गई थी विधायक के साथ, जिसके बाद एसओ को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।